नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अलग अलग राय है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी की जो राय है वो यही है कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आजादी के सबसे बड़े महानायकों में वो अगली कतार के सबसे अग्रणी नेता रहे। उन्होंने कई साल अपनी जिंदगी के जेल में काटे, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चले। आज महात्मा गांधी की रेलेवेंस क्या है, ये बात कौन बता सकता है? ये बात वही बता सकते हैं जो गांधी को दिन रात पढ़ते हैं, उनको जीते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, उसका हिस्सा है, उसका डिपार्टमेंट है। उसके प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रविंदर। डॉक्टर मनीष जो है वो महात्मा गांधी में इन्होंने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, एमफिल भी किया और उसके बाद करीब 2 दशक से महात्मा गांधी की स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, भी इन्होंने करवाई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज के चेयरमैन भी रहे हैं और लगातार गांधी के ऊपर अलग अलग देशों में जाकर उनकी जीवनी और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में लोगों से बात भी करते रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं सर। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग सबसे पहले तो बातचीत करके ये जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी क्या आज रेलेवेंस हैं उनकी टीचिंग्स या नहीं है सर? रविंदर, ये बात वही होगी कि हम क्या सूर्य से पूछ सकते हैं कि उनकी रेलेवेंस हमारे लिए क्या है। तो गांधी की जो रेलेवेंस है वो भी वही है कि सत्य और अहिंसा जो एक ऐसा माध्यम है जो कि ना केवल सिर्फ भारत के लिए पर पूरे विश्व के लिए और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने उस सत्य और अहिंसा को जो जिस तरीके से पेश किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि सत्य और अहिंसा कोई मैंने नई चीज लोगों के सामने पेश की है, पर वो एक पुरानी चीज है जिसको कि उन्होंने एक नए आयाम से एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है और लोगों का उनको तरीका बहुत पसंद आया। और उनके बाद जितने लोग हुए हैं, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें या नेल्सन मंडेला की बात करें, ऑन्ग सैन सू लुई की बात करें या और किसी और के नए की बात करें, तो उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को कहीं ना कहीं आगे लेके गए हैं और उनकी जो रेलेवेंस है उसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी। लेकिन सर आजकल बड़ा विवाद हम लोग देख रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर, उनके विचारों के बारे में। आप लोगों ने जितना गांधी जी को पढ़ा है, उनके जीवन को पढ़ा है, उनके प्रिंसिपल्स को, उतना तो किसी ने नहीं पढ़ा। तो आज की जो पॉलिटिकल दौर है, जब हम लोग समाज में भी एक किस्म का ध्रुवीकरण देख रहे हैं, बंटवारा देख रहे हैं, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को क्या और नजदीक जाने की जरूरत है महात्मा गांधी के? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज की डेट में जब तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें तो वो चीज़ बिकती नहीं है। तो शायद यही कुछ है कि उन्होंने जितने जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो इनको गांधी की जिन्होंने उसको अच्छे से समझा नहीं है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है, तो उससे कहीं ना कहीं गांधी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं क्षति हो रही है और उससे चोट पहुंच रही है। और जो गांधी को जो सही मायनों में जानते हैं उनको पता लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने गांधी को अच्छे से पढ़ रखा है वही बता सकते हैं कि ये लोग कितना जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और अपने काम के लिए सिर्फ उन चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और आज की डेट में गांधी को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से जो ध्रुवीकरण की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें गांधी एक एक ध्रुव तारे की तरह है हमारे लिए, जो कि हमारा एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो सही है। क्योंकि जिस हिसाब से सत्य और अहिंसा की अगर हम बात करें, वो एक मार्ग जो है थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों पार्टीज के लिए हमेशा सूदिंग रहे हैं, हमेशा उनके लिए प्रॉफिट विन विन की सिचुएशन रही है। कभी भी उसमें एनिमी वाला कंसेप्ट गांधी की उसमें नहीं था। वो सिर्फ एक विचारधारा का एक फर्क था, जिसकी वजह से कि किसी एक की विचारधारा अलग हो सकती है, पर आप किस वजह से उनसे अलग हैं वो एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है। तो शायद आज की डेट में जो मुझे लगता है कि जो लोग हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दूसरे की जो विचारधारा है उसमें क्या इशू है उनके और हमारे जो इशू हैं उनको उनके बीच में टकराव क्यों हो रहा है, उसको शायद हम शांति से एक
आराम से बैठ के वो समझने की बात है कि जब तक उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो शायद गांधी की विचारधारा को सिर्फ एक फ़लसफ़े में और एक सिर्फ छोटी-सी कुछ देर के लिए बात कर लें तो वो उसका औचित्य सामने नज़र नहीं आता। जी। जी। तो सर एक बात बताइए, गांधी के बारे में या गांधी जी के जो टीचिंग्स हैं, उनको लेकर हिंदुस्तान में जितनी बहस होती है, जितनी मुबाहिस होती है, आप तो विश्व भर में जाते हैं, अलग-अलग मुल्कों में गए, तो जी। क्या बा बा हुँ। देश के बाहर महात्मा गांधी को लेकर किस तरह का लोगों का विचार है? क्या वो उनको बहुत एक वाक़ई में आज के तारीख में बहुत रेलेवेंस है और उन टीचिंग्स को फ़ॉलो करने वाले मुल्क हैं, बहुत आदर के साथ देखते हैं महात्मा गांधी को? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी पीछे मुझे चाइना जाने का मौका मिला, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो वहाँ जो है अ, वहाँ के जो मेन जो प्रचारक थे, जिन्होंने कि उस चीज़ को जिया है और वो कहीं न कहीं गांधी से बहुत पहले हुए हैं, ठीक है ना? तो उस चीज़ को वो सेम वही चीज़ उन्होंने भी बोली थी और गांधी ने उन चीज़ों को फ़ॉलो किया है। तो वो एक मुझे लगता है कि शायद बात सभी ने अपने तरीके से जैसे किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर हम उठा लें, तो सब में बात तो वही है ना? कि बिल्कुल। लड़ाई-झगड़ा किसी काम का नहीं है, किसी ने भी लड़ाई की बात नहीं की है। तो गांधी और दूसरे लोगों ने भी वही बात की है कि लड़ाई-झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। आपका कुछ भी जो इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, सिर्फ़ अगर आप अपनी जो कह सकते हैं ना कि अपना प्रभाव डालने के लिए या अपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अगर शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो जब दूसरे के पास अगर शक्ति आ जाएगी, तो वो उसका उससे कहीं ज़्यादा उपयोग उसका दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग कर उपयोग तो नहीं जी, कहूँगा बट दुरुपयोग करेगा और वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो वो अनएंडिंग प्रोसेस है। जबकि गांधी ये कहते हैं कि अगर आप किसी को प्यार से अगर आप समझा सकते हैं, तो उसको प्यार से बात कीजिए। डंडे का जो ज़ोर है, वो तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पर है, जब बहुत सारी चीज़ें आपको जो अगर सत्याग्रह को अगर किसी ने समझना है, तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि उसमें आपको एक समझना पड़ेगा कि दूसरे का दृष्टिकोण क्या है, जैसे मैंने पहले कहा और तब आपको अपना भी उसको दृष्टिकोण समझाना पड़ेगा और एक उसमें गिव एंड टेक की बात भी आती है, कि अगर आपको लगता है कहीं अगर आप गलत थे, तो दूसरे के पास आप जा सकते हैं और उससे माफ़ी माँग सकते हैं। तो आज की डेट में जो जो इश्यू है, वो भी यही है कि हम जो माफ़ी का जो इश्यू है, वो खत्म कर चुके हैं, हम उस चीज़ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे की बात समझने से पहले जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर जो इंडिया में जो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारे इकट्ठे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती हैं, तो वो गांधी की विचारधारा को किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रही हैं और गांधी की विचारधारा को किस डायमेंशन से आगे तक लेके जा रही हैं। तो वो कहीं बिल्कुल। जो वर्किंग है उसमें मुझे फ़र्क नज़र आता है। जी। तो सर अगर हम लोग अब गांधी को एक नेता के तौर पर बात करें, कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर, तो आप उनके योगदान की तो खैर हम क्या ही बात करेंगे, बहुत बड़ा अहम योगदान उनका रहा। लेकिन विद इन पार्टी महात्मा गांधी जो है, उन्होंने उनके आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी थी और उनके आने के बाद जो बदलाव उनकी वजह से आए, उसको थोड़ा-सा अगर आप बता दें, कि पहले कांग्रेस किस तरह की पार्टी थी और कैसे उन्होंने एक साथ जोड़ा पहले पार्टी को? आपको जैसे पता ही है कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल 2 गुटों में वो विभाजित थी और गांधी के आने के बाद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जो इश्यू शुरुआत किया वो ये था कि हमें अपनी जो रूट्स हैं, रूट्स इन द सेंस कि हमें अपनी जो मातृभाषा है, उसको कहीं न कहीं पहले अपनाना होगा। हम कहते हैं ना कि गांधी और जिन्ना के जो डिफरेंसेस थे, वो बहुत लेटेस्ट स्टेज पर हम कहते हैं कि वो नज़र आते हैं। पर अगर सही मायनों में अगर देखा जाए तो वो पहला इंस्टांस था वो तकरीबन 1915 के करीब उसके आसपास जब वो इंडिया जब आए हैं और वहाँ पर जब कांग्रेस अधिवेशन में जब गए हैं, तो वहाँ पर 2 लोग उनको मिलते हैं। एक जिन्ना मिलते हैं और एक सरदार पटेल मिलते हैं। सरदार पटेल उस टाइम काफ़ी एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और उनको लगता था कि शायद गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में किया तो वो एक चीज़ अपनी अलग है, तो मुझे कोई उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट समहाउ जब वो उनको सुनना पसंद करते हैं और उनको जब समझना को की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर गांधी का और जिन्ना का और सरदार पटेल का तीनों का एक तरीके से टकराव है। पर उस टकराव को हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पर गांधी जब कांग्रेस में जब एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे यही बात कहते हैं कि हम अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो मातृभाषा है, हम उसको कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं और जो अंग्रेज़ी है, वो हमारी मातृभाषा नहीं है। तो वहाँ पर उनको जिन्ना को भी और सरदार पटेल को भी कहते हैं कि आप हिंदी में अपनी बात रखें या गुजराती में बात रखें, तो वहाँ पर उन दोनों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो राइट। लेटेस्ट स्टेज पर गांधी कहते हैं कि मेरा जो टकराव है जिन्ना के साथ, तो वो उस दिन से ही शुरुआत हो गई थी कि जब मैंने उनको ये बात कही।
जबकि सरदार पटेल कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ा मुश्किल तो लगा उनको अपनी बात को समझाने के लिए लोगों को, पर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि यस, कि समथिंग इज डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो वहां से कहीं बिल्कुल। ना कहीं गांधी का उनके साथ जुड़ाव है और जिन्ना के साथ एक अलग टकराव शुरू हो जाता है। पर जैसे आपने कहा कि गांधी कांग्रेस को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को जरूर बीच में उन्होंने ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बट उनको वो कांग्रेस को छोड़ भी चुके थे। कांग्रेस की जो बहुत सारी जो चीजें थी, इश्यूज थी, उनके पास जरूर आती थी, पर वो उन पर अपना एक निष्पक्ष समाधान देने की कोशिश करते थे, कोई पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं है। और यही एक बात थी कि जिसमें कि जब कांग्रेस जब पार्टीशन जब ऑलमोस्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, इसको लोक सेवा संघ के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो उसका फायदा ये होगा कि पॉलिटिशियंस के पास लोग ना आए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों के पास जाएंगे तो शायद उनके जो इश्यूज हैं, वो जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो समझ पाएंगे, तो उनका समाधान वहीं ग्रास रूट लेवल पे ही हो पाएगा। तो ये गांधी की सोच थी, जिसको कि आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, जो भी XYZ जितनी पार्टीज हैं, अगर वो सही मायनों में अगर गांधी को जीना चाहती हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाएं। सिर्फ एक वोट मांगने के लिए जब वो जाते हैं, या 5 साल में कभी चले गए नहीं गए, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि गांधी जो शुरुआत की थी, चाहे हम चंपारण सत्याग्रह से करें बात, या खेड़ा सत्याग्रह से बात करें, या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें, जो उनकी 3 फाउंडेशन जो जो हम लोग स्टेजेस हैं जिसमें कि गांधी अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहां पर गांधी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बट वो एक अपने आप में उस आइडियोलॉजी को, अपने जो सत्याग्रह है उसकी फाउंडेशंस के ऊपर काम करते हैं, और लोगों के सामने एक जन नेता के रूप में इकट्ठे होते हैं। और यही एक बात थी कि जिसमें कि गांधी जब लास्ट टाइम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए हैं, तो वहां पर उनसे हायर अथॉरिटी से मिलने से मना कर देते हैं, और जब उनको कहा जाता है कि आपको उनकी तरह से कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ एक धोती में ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लोगों का जो अगर नेता है, अगर वो लोगों की तरह अगर ट्रीट नहीं करेगा, अपने आप को उनकी तरह प्रेजेंट नहीं करेगा, तो लोग उनके पास क्यों आएंगे फिर, अगर उनसे डिफरेंट होगा तो वो। तो यही एक बिल्कुल। बात थी जिसकी वजह से लोग गांधी के पास आना पसंद करते थे। और ये गांधी ने कहा था कि जो आजादी हमें मिली है, ये सिर्फ एक छोटी मायनों में है, बट आजादी हमें तब सही मायनों में मिल जाएगी जब लोगों के पास काम होगा, लोगों के पास कपड़े होंगे और खाने पीने की चीजें होंगी, तब मैं कहूंगा कि हमें सही मायनों में आजादी मिली है। तो ये गांधी को समझना एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट वो रहेगा। और गांधी जब फ्रीडम के टाइम में भी, जब वो गांधी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, वो जो क्रिमिनल राइट्स थे उनको खत्म करने में लगे हुए थे कि वो किसी तरीके से खत्म हो जाएं। नोआखली में। और नौखाली में, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि बांग्लादेश में है। तो वो उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहुत कुछ काम भी किया उन्होंने, और उससे बिल्कुल। दंगे खत्म भी हुए। और एक चीज और आपको यहाँ जो जिनको नहीं पता, तो जब उनका असैसिनेशन हुआ, उससे पहले भी उनके ऊपर अटैक हुए थे, और उनको पता भी था कि भाई मुझ पे लोग अटैक कर सकते हैं। तो गांधी ने कहा था कि मेरे लिए CID या पुलिस की बंदोबस्त मत करें, जिसने मुझे मारना होगा तो मुझे मार देगा, बट अगर उनकी वजह से CID या पुलिस का अगर पैरा होगा, तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं या मैं जिनसे मिलना चाहता हूं, वो मेरे से दूर हो जाएंगे। मरने से नहीं डरते थे वो। तो सही आज बात। की डेट में शायद ये एक सामने एक है कि हम किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, क्या वो उन चीजों को समझ पाएंगे। गांधी की जो एक जो इच्छा थी कि मैं इतने टाइम तक और आगे जीना चाहता हूँ, मैं और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, और अगर मुझे जन्म मिले तो मैं वापस उस घर में जन्म लेना पसंद करूंगा, एक हरिजन के घर में, ताकि मैं उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व कर सकूं। तो मुझे बिल्कुल। नहीं लगता कि कोई शायद इस तरीके से आज की डेट में सोच पाएगा। जी। एब्सोल्युटली। बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें जो आपने बताई सर। एक तो कि पहले गांधी और जिन्ना के डिफरेंसेस की शुरुआत 1915 में महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से, और उसके जी, बाद जो बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में ये लोग कहीं मिले, वहीं से पहले दिन जी। से ही थोड़े से ताल्लुकात खराब हो गए, क्योंकि हुँ, जिन्ना तो एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह अपने आप को पेश करते रहे सारी जिंदगी। बिल्कुल। और वैसे अगर ही आप कपड़े।
जी जी हाँ आप। बिल्कुल, वही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जी जो सर जी। इतने जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो पहले बड़ा हाई फाई, बड़े सूट बूट में रहते थे, और जिसमें कि पंडित नेहरू भी उसमें एक थे कि जो कि वो अच्छे एक अटायर पहनते थे। बट लेटेस्ट स्टेज में जब गांधी के साथ जब वो मिक्सअप होते हैं, जब गांधी की फ्रीडम मूवमेंट में जब वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो सब अपना जो है वो खादी का काम शुरू करते हैं, खादी पे ही उनका फोकस है। जबकि जिन्ना जो है वो आपको लास्ट मोमेंट तक, क्रिप्स मिशन की बात करें या और दूसरे उस पे जाके देखें, तो वो सब सूट बूट में नजर आएंगे आपको। जब पाकिस्तान जब एस्टेब्लिश हो गया तब वो आपको शेरवानी में नजर आएंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक गांधी ने जब खादी को जब अपनाया, तो वो सिर्फ एक एक सिर्फ ये डायमेंशन नहीं थी कि हमें सिर्फ अपना कपड़ा पहनना है, बट अपने लोगों को रोजगार देना। जो स्वावलंबन का जो कंसेप्ट है, आत्मनिर्भर जिसकी आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, खुद जो चीज बनानी है, वो ये था कि लोग अपना अगर कपड़ा बनाएंगे, अपने हाथ से जब बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिलेगा। और मिलेगा। गांधी ने ब्रिटिशर्स की जो रूट्स हैं उनको कट करने के लिए यही था कि जो कपड़ा जो है हमारा यहाँ जो कच्चा माल है वो लेके जा रहे हैं, और लंदन से वो पका हुआ माल जो सब कुछ मतलब बना बनाया चीज लेके आ रहे हैं, और हमें बड़े महंगे दामों पे मिल रहा है। तो ये एक गांधी की विचारधारा थी कि लोगों को काम मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, जिसमें इंडिया है और दूसरे आसपास के जो इलाके हैं, उन सब में इशू यही है कि लोगों को रोजगार नहीं है आज की डेट में। नहीं है, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वही शॉर्टकट तो की तरफ जा रहे हैं, और वो शॉर्टकट सर आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। जी आपने ये भी बताया कि गांधी और पटेल की जो पहली मुलाकात हुई, हालांकि जी, गांधी और पटेल की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, मेरे ख्याल से 2-3 ज्यादा साल अंतर ही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ज्यादा। सेम उस पे ही थे। बिल्कुल। और तो गांधी और पटेल की मुलाकात हुई तब भी पटेल साहब जो थे वो गांधी से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। हाँ, शुरू में बिल्कुल नहीं थे, पर अगर आप उसमें पढ़ें आगे, तो गांधी के सबसे जो क्लोज जो थे, जब गांधी जब भी किसी उसमें जेल में रहे या और कहीं, तो सरदार पटेल ही थे जो उनको सिर्फ उनके दातुन है या और उनका जो रोज का जो दिनचर्या का जो काम था उसकी जो डिटेल्स है वो सिर्फ उन्हीं के पास होती थी, वही सब कुछ डिसाइड करते थे, सब कुछ वो करते थे। और गांधी को अगर कोई हंसा सकता था तो वो सिर्फ सरदार पटेल थे और कोई दूसरा नहीं था। अच्छा, उसके बाद इतनी नजदीकी उनकी हो गई थी। नजदीकियां थी, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की भरोसा। चीजों को बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करते थे। और गांधी और सरदार पटेल की जो लास्ट जो साइन डॉक्यूमेंट है, जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर है 1930 का, 30 जनवरी का, वो सरदार पटेल के साथ ही है उनका। तो ओके सरदार ओके। पटेल के साथ जो एसोसिएशन है गांधी की, वो एक बहुत, उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत, वो डिफाइन करने वाली ऐसी हैं जिसमें कि हमें समझ में आता है कि सरदार पटेल भी जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए थे। और अगर आप अगर कहें कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, विमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, वो अगर हम बात करें तो वो सरदार पटेल ने शुरुआत की थी। सरदार पटेल ने ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो विमेन रिजर्वेशन की बात की थी, और उसको तकरीबन 5 साल लगे थे उनको आगे चीजों को टेकअप करने में। तो ये अच्छा, जो कहाँ चीज शुरू है किया सर शायद, उन्होंने ये कहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ ये? गुजरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात से। में, गुजरात से। ओके। तो ये जो अच्छा। चीजें हैं, इनको शायद कभी भी हम चीजों को, जब तक हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, तो आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उनके रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सरदार पटेल उसमें एक नंबर सबसे अग्रणी उसमें रहेंगे। और सरदार पटेल बिल्कुल। ही थे जिन्होंने कि जब गांधी ने जब अहमदाबाद में स्ट्राइक जब हुई, तो वहां पर बहुत सारे जो मजदूरों ने जब काम जब रोक दिया, तो गांधी ने कहा था कि हमें उनके लिए कुछ रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो उन्होंने अपना जब आश्रम जब एस्टेब्लिश कर रहे थे तो उसमें कुछ लोगों को काम दिया, और कुछ लोगों को फिर सरदार पटेल ने फिर आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू काम दिलवाया था। तो ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरदार पटेल ने गांधी का जो